नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने हैशटैग इंडिया स्टार्स में भारत के बहुत बड़े और बहुत अच्छे कॉइन कलेक्टर श्री अशोक सिंह ठाकुर के बारे में बात की थी और उन्होंने किस तरह से कलेक्शन किया, ये सारी बातें हमने जानी थी। आज कॉइन्स से हटकर हम आपको मिलवा रहे हैं नोटाफिली के नोट कलेक्शन के एक बहुत अच्छे कलेक्टर से। यह कलेक्टर हैदराबाद के हैं। हैदराबाद की एक इंटरनेशनल बैंक में बहुत बड़ी कॉरपोरेट लेवल पे काम करते हैं, लेकिन इनकी पहचान इसके अलावा यह भी है कि यह हैदराबाद स्टेट के जो नोट्स आते हैं, जो पेपर करेंसी आती है, जो 1947 के पहले बनती थी और चलती थी, उसके एक बहुत अच्छे कलेक्टर हैं। और ना ही सिर्फ वो कलेक्टर हैं, लेकिन इन नोट के ऊपर वो बहुत अच्छी जानकारी भी रखते हैं और इन्होंने एक किताब के अंदर इसके ऊपर एक बहुत अच्छा चैप्टर भी लिखा है। तो आज हम जानेंगे उस शख्सियत से जो हैदराबाद की है, बहुत बड़े कॉरपोरेट लेवल की है और नोट के कलेक्शन में बहुत बड़ा नाम रखती है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा हैदराबाद के श्री अमरवीर सिंह से। अमरवीर जी, आपका कॉइन स्टार्स में स्वागत है। अमरवीर जी, कॉइन स्टार्स में आपका स्वागत है। आप हैदराबाद स्टेट के जो नोट्स होती हैं, जो बैंक नोट्स होती हैं हैदराबाद स्टेट की, उसका कलेक्शन करते हैं। तो पहले तो हमें बताइए कि ये हैदराबाद स्टेट क्या है और उसकी नोट्स क्या होती है। दिलीप जी, थोड़ा आपको मेरे को पीछे लेके जाना पड़ेगा, कुछ 100 साल पहले लेके जाना पड़ेगा। तो ये मेरे मन में विचार आता था कि सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना, ये बोलना कि हैदराबाद में एक निज़ाम थे और उन्होंने अपने नोट इशू किए, या उनको ये अथॉरिटी थी कि अपने नोट इशू करना चाहते हैं या कर सकते हैं। जो प्रिंसली स्टेट्स, जो इंडियन स्टेट्स के अंदर सिर्फ एक ही रियासत को ये हक मिला था कि वो अपने नोट्स इशू कर सकें। तो विचार ये आता है कि हाँ, नोट्स ही क्यों, हैदराबाद को ही क्यों, हैदराबाद रियासत क्या है, निज़ाम कौन है, क्या है। तो इसके लिए अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे हिस्ट्री के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि इंडिया में तो नोट्स 1770 से बन रहे हैं। करेंसी नोट्स इंडिया के अंदर आपके जो है करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स 1770 से बन रहे हैं। और हिंदुस्तान को भारत जब अधीन हुआ अंग्रेज़ों के, तो उन्होंने एक रूल निकाला था, एक एक्ट निकाला था कि अभी सिर्फ भारत सरकार ही बना पाएगी। उसके पहले तो प्रेसिडेंसी बैंक्स बनाते थे, अलग अलग बैंक बनाते थे। तो एक नोटों का इतिहास तो देखिए वहाँ से शुरू होता है। लेकिन सिक्कों का इतिहास अगर आप देखेंगे, वो तो बहुत ही प्राचीन टाइम से शुरू हो रहा है, प्राचीन समय से आ रहा है। अभी तक सिक्के तो अभी भी बन रहे हैं। यहाँ हो सकता है 10 साल बाद ना बने, दुनिया बदल रही है। बट हैदराबाद के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहले जो निज़ाम थे, उनका जो उन्होंने अपना वर्चस्व यहाँ पर दक्कन में जो बनाया, वो उसकी डेट जो स्कॉलर्स लेते हैं, वो लेते हैं 1724 AD, CE भी बोलते हैं आजकल, 1782, क्योंकि उस टाइम से उनके पास में वो दक्कन के गवर्नर बने, सूबेदार ऑफ दक्कन। और उनके बाद में जो उनकी पुश्तें आई हैं टिल द 7th निज़ाम, दे वर ऑल एस्टेब्लिश एज द सूबेदार्स ऑफ दक्कन एंड द निज़ाम्स एंड द असफजाज एज व्हाट द डायनेस्टी इज कॉल्ड। लेकिन इनिशियली हमको ये भी देखना है कि निज़ाम वॉज अ गवर्नर ऑफ डेक्कन, एंड विद time, he got the subsequent nizams, they kept on getting more and more independent, and they started eventually putting some of their marks on the coins. सिक्का अभी भी मुगल सिक्का था, वो भी चल रहा था, बट हाँ, they were distinguished by some marks which started coming on the coins। और ये प्रथा चलती रही आपकी 1857-1858 तक, जब मुगल सल्तनत एक फॉर्मली एंड हो गई। और उसके बाद में जो सबसे पहले जो आपके हैदराबाद के सिक्के आते हैं, इन द नेम ऑफ द निज़ाम हिमसेल्फ वाज ओनली इन 1858। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद में 1917 के अंदर इट वाज फेल्ट द नीड टू गेट द करेंसी, बिकॉज हैदराबाद वाज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ साइज ऑल्सो वेरी लार्ज, स्लाइटली स्मॉलर देन जम्मू एंड कश्मीर एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स एज वी कॉल इट, रियासतें जिनको हम बोलते हैं, बट बाय पॉपुलेशन इट वाज द लार्जेस्ट इन इंडिया। There was a need for the currency. Just the coins were not sufficient. They were not adequate for the running of the economy, and
The right was given to the Nizam in 1917, and it was in 1918 that the first notes started making their appearances. सबसे पहले 10 रुपये और 100 रुपये का नोट आपका आया 1918 के अंदर. Subsequently अगले साल 1919 के अंदर 1 रुपये और 5 रुपया, और उसके कुछ साल बाद 1923 के अंदर 1000 रुपये का नोट भी यहाँ पर आपका हैदराबाद के अंदर प्रचलित हुआ. मैंने पहले भी बोला था कि हैदराबाद वॉज द ओनली स्टेट विच वॉज गिवन द राइट प्रिंट देयर ओन करेंसी. और एक और डिस्टिंक्शन जो हैदराबाद के लिए है वो ये है कि हैदराबाद के नोट लंदन में भी प्रिंट हुए हैं बाय वाटरलॉ एंड सन्स. हैदराबाद के नोट नासिक में भी प्रिंट हुए हैं, जहाँ पर पहले अंग्रेज सरकार का नोट प्रिंट होता था, और आज भी हैदराबाद इंडिया के नोट नासिक में प्रिंट होते हैं. और हैदराबाद के नोट हैदराबाद के अंदर भी सरकारी प्रेस के अंदर प्रिंट हुए हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो वन डिस्टिंक्शन विच हैदराबाद हैज़, दैट सिर्फ नोट चले ही नहीं, बट ये आप देख लीजिए कि इनको आप 3 सीरीज़ बोल सकते हैं नोट्स की, कि जो हैदराबाद के अंदर आपकी चली है. तो ये हैदराबाद की नोट आखिर में कब तक चली? 1947 में बंद हो गई थी, उसके बाद शुरू हुई, या उसके पहले ही बंद हो चुकी थी? दिलीप जी, थोड़ा आपको मैं पैसे लेके जाऊँगा. आई टेक यू टू 1917 बैक, जब हैदराबाद के नोट शुरू हुए थे. तो उस टाइम के ऊपर वाटरलॉ एंड सन्स ने तो नोट बनाए थे, लेकिन जो पैटर्न्स थे, जो डिज़ाइंस थे, वो थॉमस डे ला रूय से भी आए थे, लंदन बेस्ड कंपनी अगेन. और एक और लंदन बेस्ड कंपनी थी ब्रैडबरी विल्किंसन, उन्होंने भी डिज़ाइंस ऑफर किए थे. दे वर ऑलरेडी मेकिंग स्टैम्प्स फॉर हैदराबाद, सो इट वाज नेचुरल दैट दे आल्सो वर गिवन अ चांस टू मेक द बैंक नोट्स एज वेल. तो देखिए 1918 से बैंक नोट स्टार्ट हुए, और 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स अभी भी दे वर स्टिल इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स एज वी मे कॉल इट. इन 1948 सितंबर देयर वाज this event which is called the police action, which is also called Operation Polo, Operation Caterpillar, where the Union of India forces they invaded Hyderabad, and after a struggle of about 4-5 days, Hyderabad was taken over and it became part of the Union of India. Not formally, but yes. So initially there was a military governor put into place in this one. Now again, of course, there was such turmoil, in the Hyderabad state, and when I say Hyderabad state, that means almost today's entire Telangana, parts of Maharashtra, some part of Karnataka, which is all part of the princely state of Hyderabad. Now a new government comes in, the new government has come by force. Of course, currency is not one of their primary things to look at or worry about, or priorities. Law and order and other stuff would take precedence. So ये डिसीजन लिया गया कि हैदराबाद में जो भी करेंसी है, इट विल बी लेफ्ट अनटच्ड, वो प्रचलन में रहेगी, वो बाहर नहीं निकाली जाएगी. टू केटर टू द नीड्स, जो 1 रुपये का नोट थे, जो हैदराबाद में ही प्रिंट होते थे, उनके ऊपर अभी आपके जो इनिशियली जो आपके फाइनेंस ऑफिसर अंडर मिलिट्री गवर्नर, एंड लेटर ऑन व्हेन द सिविल एडमिनिस्ट्रेटर केम इन अंडर देम, सो देयर वर 3 signatories who put their signs on the Hyderabad 1 rupee note only. So that means the note was still in the name of the Nizam of Hyderabad. It was still called the Osmania currency. It still had the Nizam's emblem on the note, but the difference was that yes, it was being signed by the people who were holding the finance offices, or the right to be the signatory on the notes. And we have 3 names. The first name was D.R. Pradhan, and the second name is C.V.S. Rao, third name is G.S. Melkote. Of course, G.S. Melkote later on became the finance minister of the elected Hyderabad government as well. Now a decision was taken in 1954 that eventually they have to phase the currency out, and I have some notes from Dr. G.S. Melkote, thanks to his family, where this was actually in his budget note. He had said very clearly that it can't be the exercise or this thing doesn't have to hurt the local population. It has to be done very gradually. So the time was given to the local population that they can exchange the Nizam currency by 1st April of 1955. Sorry, I think I should rephrase that one. By 1st April 1955, it will cease to be legal tender, and the public will be given some time to exchange the money in the banks. And that time, the rate which was taken as was 7 Hyderabadi rupees, or Hali Sikka rupee, or Osmani Sikka as it was called, will give you 6 India government rupee, IG rupee as it was called. The date was extended eventually, and the last date of exchanging the Hyderabad currency was in 1959 July. So that was a time when the public was given to finally actually take their last notes to the branches of State Bank of Hyderabad
and get them exchanged for conversion to Indian common currency or Indian currency rather. तो अमरवीर जी, आप वर्ल्ड ओवर जाने जाते हैं कि हैदराबाद नोट के ऊपर आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, आपने काफ़ी अच्छा काम किया है और बहुत अच्छी जानकारी आप इसके ऊपर रखते हैं। तो हैदराबाद की नोट के बारे में जानकारी करना और उसके ऊपर कलेक्शन करना, ये आपने कैसे शुरू किया और कब शुरू किया? दिलीप जी, मैं 7 साल का था और सिक्कों का शौक़ था, इकट्ठे करने का शौक़ था। कुछ नॉलेज नहीं थी, बस कुछ भी आ जाता था कहीं से तो रख लेते थे। कोई जान पहचान का ट्रैवल कर रहा है, उनको बोलते थे आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उनका हमको 1-2 सिक्का ला के दे दीजिए। तो ऐसा करके छोटा मोटा मैंने एक कलेक्शन बनाना शुरू किया था। मुझे ये थोड़ा देर बाद मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी और उनके 2 छोटे भाई और हमारा होम टाउन लुधियाना है, वहाँ पर वो भी अपने बचपन में सिक्के इकट्ठे करते थे। और मेरे पिताजी के चाचा जी द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर उन्होंने भी भाग लिया था और अफ्रीका में और आपके पूर्वी यूरोप के अंदर उन्होंने वहाँ पर भी वो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो एक घर में एक डिब्बा पड़ा हुआ था जो लुधियाना में हमारे घर में था। मेरे पिताजी वायुसेना में थे, तो हमारा कहीं ना कहीं पर उनकी पोस्टिंग होती थी। तो ये बात है, हम लोग इलाहाबाद में थे, मुझे भी याद है। और उन्होंने मेरे को एक डब्बा ला के दिए, एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था, उसमें तकरीबन 50 सिक्के थे। और मैंने उसमें से 1-2 सिक्के निकाले और मैं उसमें देखा ईस्ट अफ्रीका, मैंने उसमें देखा रोडेशिया। मेरे पास एक एटलस थी, मैं स्कूल लेके जाता था, मेरे को उसमें ना ईस्ट अफ्रीका मिल रहा था ना रोडेशिया मिल रहा था। तो मैंने थोड़ा और पता करा, अपने पिताजी से पूछा, अपने स्कूल में टीचर से पूछा, मैं लाइब्रेरी गया, तो मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई कि ये क्या था कि कि कैसे आपके देशों के नाम बदलते हैं, कैसे सरकारें बदलती हैं, कैसे इम्पीरियलिज़म आया, इम्पीरियलिज़म ख़त्म हुआ। सो एक इंटरेस्ट यहाँ से जगा मेरा कि जो मुझे उन चंद सिक्कों ने सिखाया बहुत ही कम टाइम के ऊपर, उतना शायद मैं पिछले 3-4 साल में स्कूल में उतना ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं सीखा था जितना मेरे को उन सिक्कों ने सिखा दिया। तो देखिए, इंटरेस्ट तो बढ़ता रहा धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसा आया कि मैं दुनिया के सिक्के भी कर रहा था, इंडिया के सिक्के भी कर रहा था। अब अगर आप भारत में देखेंगे तो मैं भारत के पुराने सिक्के भी कर रहा था, मैं नए सिक्के भी कर रहा था। और धीरे धीरे मैंने नोट भी करने शुरू कर दिए उसके अंदर। और देखेंगे तो सिर्फ एक अंग्रेज़ सरकार का नोट ही नहीं था, पुर्तगाली भी भारत के कुछ हिस्सों के ऊपर उनका राज था, फ्रांसीसियों का भी राज था। और जैसे मैंने बताया था, हैदराबाद को भी अपना दे वर गिवन द राइट टू मेक देयर नोट्स। तो सब्जेक्ट बहुत वाइड था और इसमें बहुत सारे अलग अलग, आप कहेंगे जिनको चैप्टर्स बोलते हैं, ये मैं काफ़ी कुछ एक साथ कर रहा था। मेरी किशोर झुंझुनवाला जी से मुलाकात हुई है, उनकी जो इंडियन पेपर मनी नाम की किताब जो 2000 में रिलीज़ हुई थी, मैं उनको उस टाइम पे नहीं जानता था। 2001 में मेरी उनसे पहली बार मैं उनसे मिला और उन्होंने मेरे को एक चीज़ समझानी शुरू करी कि सब जगह इकट्ठा करना और सब जगह के बारे में जानने से अच्छा है कि अगर एक चीज़ को चुना जाए और उसके अंदर अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज आप बढ़ाते हैं, एट द सेम टाइम कलेक्शन बढ़ाते हैं, तो दैट विल बी गुड फॉर द इवेंचुअल फ्रेटर्निटी। आपके लिए, जो आप बाकी लोग कलेक्ट करें उनके लिए भी एक अच्छा होगा। और चूंकि उस टाइम मैं हैदराबाद में था, उन्होंने मेरे को बोला कि हैदराबाद में आपके पास में हैदराबाद के पुराने लोग हैं, हैदराबाद के सोर्सेज हैं, हैदराबाद के अंदर निज़ाम की पुरानी मिंट थी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ सकती है, हैदराबाद के आर्काइव्स हैं। तो कहीं ना कहीं पर इनको सबको समेट के इसको एक रिसर्च का एक वो दिया जाए, शेप दिया जाए, ताकि उससे हो जाए। तो अब देखिए कि 2004 या 5 के आसपास की बात है, जब मेरा पूरा का पूरा फोकस हैदराबाद के सिक्कों पे और हैदराबाद के नोट्स के ऊपर आ गया। कहीं ना कहीं शायद मैं अपने आप से पूछूंगा तो मेरी दिलचस्पी नोट्स में ज़्यादा रही थी, क्योंकि शायद वो देखने में रंगीन थे। सिक्कों में तो एक ही रंग दिखता है, लेकिन हैदराबाद के नोट्स जो लोग कलेक्ट करते हैं वो जानते हैं कि दे आर वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। प्लस इट हैड द हिस्ट्री की 3-4 जगह से आपके डिज़ाइन आए थे, 3 जगह पर वो प्रिंट हुए थे। दे वर टेलिंग मी अ लॉट मोर देन आवर कॉइन वाज टेलिंग मी। नॉट दैट कॉइन्स डोंट टेल एज मच एज नोट्स, आई थिंक कॉइन्स टेल अ लॉट मोर अबाउट हिस्ट्री देन नोट्स वुड एवर टेल। बट दिलचस्पी नोट्स में थोड़ी बढ़ गई। और उसके बाद में मेरे को काफ़ी सपोर्ट भी मिली हैदराबाद में, काफ़ी लोगों से, कलेक्टर से, हैदराबाद के बाहर काफ़ी लोगों से। और ऐसे मेरी दिलचस्पी हैदराबाद के अंदर बढ़ती गई। धीरे धीरे कुछ नई नई चीज़ें सामने आना शुरू हुआ, जिनको मैंने किशोर जी के साथ शेयर किया। किशोर जी और रिजवान साहब ने मिलकर अपना रिवाइज्ड इंडियन पेपर मनी का किताब लिखा। उसके अंदर वो रिसर्च काफ़ी काम आई, हैदराबाद को रिलेटेड जो रिसर्च थी। तो अगर आप देखेंगे तो एक कुछ रिजल्ट आना शुरू हो गया था कि हाँ, कुछ नई नई चीज़ें पता चल रही हैं जो शायद
20 साल पहले नहीं पता थी, 15 साल पहले नहीं पता थी, तो उसमें क्या था, एक देयर वाज अ ह्यूज सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन स्टार्टेड कमिंग इन कि हाँ, इट इज़ नॉट जस्ट द कलेक्शन बट इट इज़ ऑल्सो व्हाट वी आर लर्निंग मोर एंड एबल टू टेल द वर्ल्ड अबाउट इट, विच गिव मी इमेंस सेटिस्फैक्शन। एंड उसके साथ में मैं बस बढ़ता चला गया। और अभी भी देखिए, आप मेरे को एक्सपर्ट बोल रहे हैं, ये आपका बड़ापन आपका है, बट आई स्टिल कॉल माई सेल्फ अ स्टूडेंट। सीख रहा हूँ, रोज़ कुछ नई चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे अभी प्रश्न हैं जिनका उत्तर नहीं मिल रहा है, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ कभी मिलता रहता है। इट्स लाइक अ बिग जिक्सॉ पजल। रोज़ कहीं ना कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, बाइट्स आती हैं, जिक्सॉ पजल के पीसेज आते हैं, उनको बड़ा करके हम वो बस चित्र और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने अमर जी एक बात कही कि स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि अभी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनमें सिक्कों का तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन होता भी नहीं है। हाँ जी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि सिक्कों को, नोटों को बढ़ाने के लिए स्कूल लेवल तक हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कॉइन से बढ़ के पहले हिस्ट्री की बात करना चाहूँगा। सर देखिए, मैंने ये कहीं पढ़ा था और मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, सो अपॉलोजीज़। तो ये लिखा गया था कि जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, और देखिए मैं CBSE बोर्ड में पढ़ा हूँ, और मोस्टली आप देखिए मेरा हैदराबाद आने के पहले मैं मैंने आपको बताया था, पिताजी का वायुसेना में उनकी नौकरी थी, तो बहुत जगह हमने बदली हैं, बहुत स्कूल मैंने बदले हैं। तो लेकिन जनरली मैं मोस्टली नॉर्थ इंडिया में रहा हूँ। मैंने ग्वालियर में, जोधपुर में, इलाहाबाद में, दिल्ली में मोस्टली अपनी पढ़ाई करी है। बट मैंने देखा है कि भारत के मैं अलग अलग हिस्सों में भी गया हूँ, और जो मैं आपको बोल रहा था कि जो ये मैंने सुना था कि हम लोग इंडिया की हिस्ट्री नहीं पढ़ते, हम दिल्ली की हिस्ट्री पढ़ते हैं या स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो वो बात मैंने पढ़ी और मेरे को लगा कि हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सही है कि मैं आज भी जो अपने बच्चों की स्कूल की किताबें देख रहा हूँ, इट इज़ नॉट दैट इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट समवेयर इट इज़ टू डू विद द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारा, I mean, again, there can be regional influences, states can have their own syllabus, especially when it comes to language and other stuff. लेकिन हिस्ट्री कहीं ना कहीं पर एक इंटीग्रेटेड होनी चाहिए एक हमारे पूरे कंट्री में। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर आप आज असम जाएंगे, और मैं असम में रहा हूँ कुछ साल, अगर आप देखेंगे वहाँ पर गुवाहाटी में किसी बच्चे से अगर आप केरला की हिस्ट्री पूछेंगे या गोवा की हिस्ट्री पूछेंगे, उनको उतना आइडिया नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप साउथ इंडिया में जाके आप ईस्ट इंडिया की या इवन नॉर्थ इंडिया की पूछेंगे, उनको कोई आइडिया नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं पर आई बिलीव कि एज अ कंट्री ऑल द बोर्ड्स शुड कम टुगेदर एंड हैव अ इंटीग्रेटेड करिकुलम वेयर इट इज़ बैलेंस्ड फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम सिक्कों की बात करते हैं, बिल्कुल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी आई वुड से इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आपको एक सिक्का डायरेक्टली वो बताता है जो आपको बाकी सोर्सेज इनडायरेक्टली बताते हैं। सिक्के के ऊपर एंड द सिक्का इज एक्चुअली इट हैज सीन दैट टाइम एंड यू आर सीइंग इट इन दिस टाइम। तो अगर आप देखेंगे तो इट एक्चुअली दैट इज द पीस विच इज एक्चुअली कनेक्टिंग यू टू दैट पार्ट इन हिस्ट्री विच इज एबल टू टेल यू। सो कहीं ना कहीं पर मे नॉट बी फोर्सिंग किड्स टू बिकम कलेक्टर्स, वो मेरा कहना नहीं है, बट कहीं ना कहीं पर उनको पता होना चाहिए कि एक ये भी एक ब्रांच है जिससे विच इज़ लाइक अ प्राइमरी सोर्स, नॉट जस्ट अ पासिंग रेफरेंस कि हाँ आपके कॉइन्स बनते थे और एक कॉइन्स यहाँ मिले हैं, नहीं। हाउ देर इम्पॉर्टेंट एंड डू इट कैन बी अ सबसेट ऑफ हिस्ट्री, इट मे नॉट बी अ डिफरेंट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, बट इट हैज़ टू बी समवेयर वेयर वी आर एबल टू इंट्रोड्यूस this to the school children. Now, I mean, in my individual capacity, and I know a lot of people who are doing that in the individual capacity, we go to schools, we do these sessions, we get the school kids, and the sessions I do, they are modeled for kids as young as nursery and the senior secondary kids as well. I mean, of course, I go to corporates also, I speak to a lot of people, but I'm limiting it to school kids right now. कि एक कहीं ना कहीं पर उनको एक इस बात में एक अवेयरनेस बताना कि हाउ मच दे कैन टेल अस, ठीक है। एंड अगर आप सिर्फ इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर ही आप इसको लिमिटेड रखेंगे, यू डोंट हैव टू गो रियली आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स, दे कैन टीच अस सो मच विच इज़ बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। आप देखिए कोई भी टेक एनी पार्ट ऑफ, आप एंशिएंट इंडिया ले लीजिए, मिडिवल ले लीजिए, एंड लाइक आई सेड, आप इतने स्टेट्स हैं इंडिया के, इतने रीजन्स हैं, इतने प्रांत रहे हैं, पुराने प्रांत हैं, नए प्रांत हैं, सबकी हिस्ट्री कंबाइन करके देखेंगे तो देयर इज सो मच विच वी कैन टेल आवर किड्स ऑन दैट वन। नो, इट्स नॉट समथिंग विच ऑफ कोर्स people will keep on doing what is in their individual capacity, but I believe if the boards can come together, if there's some kind of a central government initiative, it is going to do wonders for the next generation of the country. बहुत अच्छी बात है।
अमरवीर जी, आपने कहा कि नोटाफिली में जो नोट कलेक्शंस में आपने कैसे शुरुआत की, आप कैसे इसमें आगे बढ़े। हाँ जी। तो हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि अगर किसी कलेक्टर को नोटाफिली में नोट का कलेक्शन करना हो तो वो कैसे कलेक्शन करे, उसको क्या पहले खरीदना चाहिए और क्या सीखना चाहिए ताकि वो एक अच्छा कलेक्शन करके एक जानकार स्कॉलर बन सके। तो दिलीप जी, अभी अपने दो मेरे को एक ही सवाल में दो सवाल पूछ लिए हैं कि हम कलेक्टर बन रहे हैं कि हम स्कॉलर बन रहे हैं। ठीक है, तो अभी कलेक्टर तो हाँ जी, स्कॉलर तब बनेगा जब वो पहले कलेक्टर बनेगा। हाँ जी, उसके हाथ में कुछ कलेक्शन रहेगा तब हाँ जी, जाकर ही वो स्टडी करेगा, तब जाकर ही वो बनेगा ना। हाँ अगर जी, सिर्फ कलेक्टर ही रहेगा तो वो तो सिर्फ उठा के रख देगा घर में। हाँ जी। तो इस तरह के कलेक्टर नहीं, हमें कलेक्टर ऐसे चाहिए जो खुद जानकार हो, खुद नई चीजें लेके आए हाँ जी। और लोगों को नया बताए। तो अलाउ मी टू ब्रेक दिस डाउन दिलीप जी इनटू टू पार्ट्स अगेन। तो आई विल कोट किशोर जी अगेन, ही इज़ माई मेंटर एंड बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। उन्होंने मेरे को बहुत साल पहले बोला था कि जब बच्चे को हम पहली बार स्कूल भेजते हैं तो पहले किताबें लेते हैं, बस्ते में डालते हैं और बच्चे को स्कूल भेजते हैं। बच्चा स्कूल में जाता है, फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट लाइन पढ़ता है एंड सो ऑन, दिस इज़ इट। आई थिंक इन numismatics or notaphilia also, this is a very important key step that people, before getting into any or before acquiring any collectible, they should first know something about it. Now मैं ये नहीं कह रहा कि सब किताबें लें और अपनी लाइब्रेरी बनाएं और फिर करें, नहीं, there is enough information on the internet. There are some sites like Wikipedia which are doing fantastic work to put all the information together and putting authenticity on that as well. बट आइडिया है कि बिफोर जंपिंग इनटू इट एज अ कलेक्टर, ठीक है, आई थिंक सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी देयर एंड वेदर इट्स फॉर कॉइन्स और नोट्स, ऑब्वियसली आई थिंक दे शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर गुल्लक एट होम, और आपकी एक मैगजीन थी गुल्लक, आई रिमेंबर। हाँ जी, तो गुल्लक में देखिए, उसमें गुल्लक बहुत कुछ सिखा जाती है। और मेरे को याद है, मैं अपने बचपन में जब अपने सिक्के इकट्ठे करता था, मैं देखता था कि ये अब जो हमारे भारतवर्ष के सिक्के हैं उसमें डेट के नीचे क्या है, कहीं पर कुछ भी नहीं है, कहीं पर एक स्टार बना हुआ है, कहीं पर एक डायमंड बना हुआ है, कहीं पर गोल बना हुआ है, क्यों बना हुआ है नहीं समझ में आता था। उस टाइम पर इंटरनेट भी नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, मैं किसको जानता भी नहीं था। लेकिन जैसे मेरे को मालूम पड़ा कि ये सब पता चलता है, दर्शाता है कि वो किस टकसाल में, किस मिनट में वो बनाए गए हैं। सो मेरे को बहुत खुशी हुई थी कि जो मैं उनको एक किताब में लिखता था, मेरे पास सिक्का है, उसके आगे सिर्फ मैं स्टार लिखता था, आज मैं उसके आगे हैदराबाद लिख रहा हूँ। सो दैट वाज अ रेवलेशन फॉर मी, दैट वाज अ न्यू ओपनिंग फॉर मी, अ न्यू विंडो फॉर मी। सो कलेक्शन तो मेरे हिसाब से शुरू करना चाहिए विद वेरी बेसिक थिंग्स विच वी अंडरस्टैंड, चाहे हमने उसके बारे में कहीं से ज्ञान प्राप्त किया है या नहीं किया है, बट इट शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ। एंड नाउ इट इज़ अप टू द पर्सन टू बिकम अ प्योर कलेक्टर or become somebody who can be a pure educator or ideally a balance of both, कि हाँ एक कलेक्शन भी है जो आप दिखा सकते हैं, जो आप खुद स्टडी कर सकते हैं, rather than depending on some other collection to study. But again आपको कोई ना कोई कलेक्शन कहीं से देखनी पड़ती है, because when you go wider and deeper, आपको you won't always have everything in the collection. You have to bank on auction houses, other books, other collections, museums, or private collections, whatever it may be, to study more about the subject, to know more about the subject. And अगर उसको हम जो नए तथ्य निकल रहे हैं, जो नई उसमें findings हैं, अगर हम उसको आगे बता पा रहे हैं, which can help the next person who's going to collect, I think that is a very ideal scenario. सही बात कही आपने कि किस तरह से एक छोटे कलेक्टर को, एक नए कलेक्टर को आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह से खुद जानकारी लेकर एक अच्छा कलेक्शन कर सकते हैं। हाँ जी, एक चीज़ अगर आप मेरे को अलाउ करेंगे ऐड करने के लिए। सर देखिए, अभी आपका एक यूट्यूब चैनल है, आप दर्शकों को, मैंने आपके बहुत वीडियोस देखे हैं, सारे तो नहीं देखे हैं, देखना चाहता हूँ, शायद एक दिन बैठ के देखूंगा, बट मैंने जितने भी देखे हैं, आप जो नॉलेज की बातें बता रहे हैं, दे आर वेरी ऑथेंटिक, कमिंग फ्रॉम यू, दे आर ऑथेंटिक। बट I will also warn and caution people against YouTube and other social media where there are a lot of channels which are spreading a lot of falsehood. So बात वही आ जाती है कि YouTube और WhatsApp और social media is not a place for education. हाँ ठीक है, I mean you should still keep your eyes and ears open about it, लेकिन कहीं ना कहीं पर लोगों को बिफोर दे जंप इनटू एनीथिंग, ठीक है, एक सोर्स से नहीं, उसको 2-3 सोर्स से पता करिए, कहीं से ऑथेंटिक जगह से देखिए, कोई बुक के अंदर लिखा हुआ है, कहीं है कहीं नहीं है, एंड एक्सपेरिमेंटल लिटिल। ऐसा नहीं कि आपको किसी ने यूट्यूब पे बोल दिया कि आपके घर में जो सिक्का आपके गुल्लक से निकला हुआ है वो 1 लाख का है, 2 लाख का है, 5 लाख का है।
ऐसा नहीं होता है, बिकॉज द सेइंग इज दैट द चांस ऑफ फाइंडिंग अ रेयर कॉइन इज ऑल्सो रेयर। तो नहीं होगा, बट आई एम सेइंग द मोर यू नो अबाउट इट, और फिर आप स्टार्ट करते हैं और आप करते हैं, एक्वायर करते हैं, लाइक आई सेड नथिंग रॉन्ग, यू कैन बी अ प्योर कलेक्टर, बट उसके लिए भी आपको नॉलेज तो चाहिए। अगर नॉलेज आगे डिसेमिनेट नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट फॉर योर ओन गुड, योर ओन सेल्फ, यू विल नीड द इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज यू विल जस्ट बी प्रोबिंग इन द डार्क एंड शूटिंग इन द डार्क एंड नॉट रियली रीचिंग एनीवेयर। सही बात है। थैंक यू मनवीर जी, आप यहाँ आए और हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी और आपके एक्सपर्टाइज का हमें लाभ मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दिलीप जी। थैंक यू।